हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे हिंदी नॉलेज बाय नीलेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन डिटेल्स आया हुआ था, क्वेश्चन डिटेल्स आपके देवनागरी लिपि से स्टार्ट होने वाले थे, देवनागरी लिपि के गुण से। ये पिछला वीडियो जो आपका आया हुआ था, यहीं पर आपका एंड हो गया था। तो यहाँ पर देवनागरी लिपि के गुण यहीं से आपके स्टार्ट होने वाले हैं और ये आपका लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन होंगे। और जब आपका क्वेश्चन आएगा तो आपका आपका जो विश्वास है और आपकी जो बिलीव करने की क्षमता है दोस्तों, आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार जितने भी डिटेल्स आए हुए हैं पढ़ लीजिए, इसके बाद आप क्वेश्चन करिए। और 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम होगा हिंदी का, कोई भी एग्ज़ाम हिंदी का होगा, आप 100% क्वालिफाई करने वाले हैं। और दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन होगा काफ़ी एडवांस क्वेश्चन होगा। और थ्योरी से जो आपका ये डिटेल्स चल रहे हैं ना, ये डिटेल्स जो चल रहे हैं आपके हिंदी के, इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। और दोस्तों, जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनेंगे, यहाँ से इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों, और यहाँ पर आपका देवनागरी लिपि से स्टार्ट है, यहाँ से शुरू करते हैं। इसके आगे का ये लास्ट वीडियो आपके डिटेल्स के हैं। और इसके बाद आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा और इसके बाद आपको पेट का क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। पेट का आपके पेट की भी एग्ज़ाम चलने वाला एग्ज़ाम का जो है फॉर्म अप्लाई हुआ है, तो वहाँ पे भी हिंदी का कुछ क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, तो आपका इंपॉर्टेंट होंगे। तो मैं हिंदी का जो प्रीवियस ईयर पेट का क्वेश्चन है आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा। प्रीवियस ईयर दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाले हैं हम पेट का। और यहाँ आपका जो न्यू क्वेश्चन या फिर इसके बाद आपके जो हिंदी के क्वेश्चन बन रहे हैं, वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन आने वाले समय में दोस्तों आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाले हैं काफ़ी एडवांस क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके देवनागरी लिपि से यहाँ पर स्टार्ट है आपके देवनागरी लिपि के गुण। तो देवनागरी की लिपि में गुण, आपका जो देवनागरी की लिपि के गुण हैं, एक ध्वनि के लिए, इसमें देखिए देवनागरी लिपि के गुण के क्या क्या गुण हैं इनके। तो एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत होते हैं। मतलब दोस्तों, देवनागरी लिपि के गुण में एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत होते हैं। और दूसरा क्या कह रहा है कि एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त किया जाता है या व्यक्त होता है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो ध्वनि का नाम वही वर्ण का नाम है। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि आपके मूक वर्ड नहीं है, मूक वर्ड नहीं है इसमें। दोस्तों, इसमें गुण जो होते हैं देवनागरी के, यहाँ पर बताया गया है जो मूक वर्ड है इसमें नहीं। फिर पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, ये देवनागरी लिपि का गुण है। फिर इसके बाद छठा पॉइंट क्या कह रहा है कि एक वर्ड में दूसरे वर्ड का भ्रम नहीं होता, भ्रम नहीं है या नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, उच्चारण के सूक्ष्मतम भेद को, उच्चारण के सूक्ष्मतम, आपके उच्चारण हो रहे हैं, इसके जो सूक्ष्मतम भेद हैं को भी प्रकट करने की क्षमता होती है इसमें देवनागरी लिपि के गुण में। और आठवां पॉइंट क्या कह रहा है कि वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप होता है। वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रयोग बहुत व्यापक या संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली की एकमात्र लिपि है। देखिए दोस्तों, इसमें देवनागरी लिपि के गुण में आपके प्रयोग बहुत व्यापक हैं, ठीक है, इसका देवनागरी लिपि के। और इसमें संस्कृत और हिंदी, मराठी, नेपाली की एकमात्र लिपि है ये। और 10वां पॉइंट आपके भारत की अनेक लिपियों के निकट है, भारत के अनेक लिपियों के निकट है। अब आइए देवनागरी लिपि के कुछ दोष देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, देवनागरी लिपि के दोष। तो दोष में आपके देवनागरी लिपि के दोष जो हैं, क्या कर रहा है, पहला पॉइंट है कुल मिलाकर 403 टाइप होने के कारण ये टंकन मुद्रण में कठिनाई होती है इसमें। मतलब दोस्तों, इसमें जो देवनागरी लिपि के दोष में आपके जो कुछ मिलाकर 403 टाइप होते हैं, 403 टाइप होने के कारण जो टंकन है इसकी, टंकन मतलब इसकी जो एक एक शब्द होते हैं उसको टंकन बोलते हैं, तो टंकन मुद्रण में कठिनाई होती है। तो अब आइए नेक्स्ट में सिरो रेखा की या रेखा को प्रयोग अनावश्यक अलंकरण के लिए,
सिरो रेखा का प्रयोग अनावश्यक अलंकरण के लिए, ये दोस्तों देवनागरी लिपि के दोष हैं। और तीसरा पॉइंट आपका क्या कर रहा है कि अनावश्यक वर्ड जैसे ऋषि और ये ल के नीचे आधा र है और फिर ड के नीचे आपके आधा बनाया गया है र टाइप, फिर यहाँ है, यहाँ के नीचे आधा र बनाया स है। ये दोस्तों आज इन्हें कोई शुद्ध उच्चारण के साथ उच्चारित नहीं कर पाता, ठीक है, जिसके कहने का मतलब ये। और द्विरूपी वर्ड, द्विरूपी आपके वर्ड जैसे आपके यहाँ है, यहाँ के पास में प है, प के नीचे आधा र बना दिया, ये प्र ऐसा हो गया, तो अ है, छत्र है, फिर छ है, छत्र, फिर त्र है, फिर त्र बना दिया, फिर ये छ, ये गिनती वाला छ बना दिया, भ, छ, रा, ड़, स, स्र, ल। तो दोस्तों ये ऐसा है, ये द्विरूपी वर्ड हैं आपके, इसमें दो रूप, मतलब दोस्तों एक साथ दो वर्ड जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर पांचवा देखिए दोस्तों, ये देवनागरी लिपि के कुछ दोष हैं, इसको आप पहचानिए। समरूप वर्ड, समरूप वर्ड में आपके ख में र और ब, सॉरी दोस्तों र और व का जो है, इसमें घ में आपका ध और ये ध है क्या दोस्तों, आपका ये ख है और ये ध में आपका ध और फिर का है, इसमें म में आपके भ फिर का म, दोस्तों भ में आपका भ फिर का है, भा में आपका का, भ और का है, इसमें भ्रम होना है, भ्रम पैदा करता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों छठवां पॉइंट, वर्डों के संयुक्त करने की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है, इसमें आपके वर्डों को संयुक्त करने की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। और सातवां पॉइंट क्या करें कि अनुस्वर एवं अनुनासिक के प्रयोग में एकारूपता का या एक रूपता का अभाव, मतलब दोस्तों आपके अनुस्वार एवं अनुनासिक के जो प्रयोग हैं, प्रयोग में एक रूपता का अभाव है। और आठवां पॉइंट क्या करें, त्वरापूर्ण लेखन नहीं, क्योंकि लेखन में हाथ बार बार उठाना पड़ता है। त्वरापूर्ण लेखन नहीं, क्योंकि लेखन में हाथ बार बार उठाना पड़ता है, ये देवनागरी लिपि के दोष हैं। तो आपके जो 9वां पॉइंट है, वर्डों के संयुक्तिकरण में र के प्रयोग को लेकर भ्रम की स्थिति इसमें है। वर्डों के संयुक्तिकरण में जो आपके र हैं, र के प्रयोग को लेकर भ्रम की स्थिति इसमें देवनागरी लिपि के दोष में बनी हुई। तो यहाँ पर आइए, ई की मात्रा, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, ई की मात्रा जो है लेखन वर्ड के पहले पर उच्चारण वर्ड के बाद, मतलब दोस्तों ई की मात्रा आपकी जो छोटी ई की मात्रा है, इनके लेखन वर्ड के पहले पर उच्चारण वर्ड के बाद, मतलब दोस्तों वर्ड के पहले, ये मेन पॉइंट है आपका, वर्ड के पहले, ठीक है, और उच्चारण वर्ड के बाद होता है। अब आइए नेक्स्ट पर, ये आपका देवनागरी लिपि के दोष आपके थे। अब आइए नेक्स्ट पर, और यहाँ पर देखिए देवनागरी लिपि में किए गए सुधार, यहाँ आपका ये हेडिंग है। अब आइए सुधार देखिए, देवनागरी लिपि में किए गए सुधार। इसमें दोस्तों सुधार में क्या हुआ था कि पहला पॉइंट है आपका, पहला जो है बाल गंगाधर तिलक फॉन्ट 1904-1926। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं कि सावरकर बंधुओं का अ की 12 खड़ी, जबकि सुधार हुए थे। तीसरा पॉइंट श्याम सुंदर दास का पंचमा अक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव, देखिए ये आपके बदलाव हुए थे पंचमा अक्षर के। अब आइए नेक्स्ट पर, अब नेक्स्ट में आपका पॉइंट आया हुआ है दोस्तों तीसरा पॉइंट तक था, यहाँ पर अब चौथा पॉइंट आपका स्टार्ट हुआ है। गोरख प्रसाद का मात्राओं का व्यंजन के बाद दाहिने तरफ अलग रखने का सुझाव, जैसे कुल या क और छोटा ऊ फिर ला। तो ये आपके गोरखपुर प्रसाद की मात्राओं का व्यंजन के बाद दाहिने तरफ अलग रखने का जो सुझाव दिए गए, ऐसे आपके जैसे आपके एग्जाम्पल में कुल की, ये आपके एग्जाम्पल ये दाहिने तरफ के हैं। और श्रीनिवास महाराणा प्रताप, सॉरी दोस्तों श्रीनिवास का महाप्राण, सॉरी दोस्तों ये महाप्राण है, और महाराणा प्रताप जी याद आ गए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, सॉरी इसके लिए, श्रीनिवास का महाप्राण वर्ड के लिए अल्प प्राण के नीचे ये सारी चीज़ें मैं बता दिया गया, महाप्राण क्या होता है, अल्प प्राण क्या होता है, आप पहले वीडियो में जाएंगे, वहाँ पर जो डिटेल्स हैं सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो महाप्राण वर्ड के लिए, अल्प प्राण के लिए जो नीचे आपके लगा रहता है यस चिन्ह के
यस जैसा, ये यस जैसा चिन्ह लगाने का सुझाव ये दिए गए हैं। तो फिर इसमें हिंदी साहित्य सम्मेलन का इंदौर अधिवेशन और काका कालेकर के संयोजकत्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन 1935 और उसकी सिफारिशें हुई थी। तो काशी नगरी आपकी काशी नगरी प्रचारणी सभा द्वारा अ की 12 खड़ी और श्रीनिवास के सुझाव को अस्वीकार करने का निर्माण 1945 में हुआ था। और ये अब आइए 8वां पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये गठित आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन 1947 और उसकी सिफारिशें हुई थी। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट में, शिक्षा मंत्रालय की देवनागरी लिपि संबंधित प्रकाशन। ये मानक देवनागरी वर्णमाला 1966 ईस्वी, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1967 ईस्वी देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का जो मानकीकरण 1983 ईस्वी आदि में हुआ था। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट में आपके ये आया हुआ छठा पॉइंट, छठा आया है। छठा में आपका ये हिंदी भाषा का मानकीकरण। ये हिंदी भाषा का मानकीकरण कैसे हुआ था? ये दोस्तों आपका अध्याय 1 था, जो कि आज ये कंप्लीट हो जाएगा। अध्याय 1 का या लेसन 1 का ये आज का आपका जो है आज ये कंप्लीट होने वाले हैं और कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों, और आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मानक भाषा क्या होता है? स्टैंडर्ड लैंग्वेज जिसे कहते हैं, मानक भाषा है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज के नाम से इसे जानते हैं। तो मानक भाषा का अभिप्राय क्या है? यहाँ से स्टार्ट हुआ पॉइंट आपको बताया गया। तो आप मानक भाषा का अभिप्राय सीखने वाले हैं। तो मानक भाषा के अभिप्राय में आपके आदर्श, श्रेष्ठ अथवा परिनिष्ठित भाषा का जो रूप उस भाषा के प्रवक्ताओं के अलावा अन्य भाषा या भाषियों के लिए आदर्श होता है, जिसके माध्यम से वे उस भाषा को सीखते हैं। जिस भाषा के रूप में आप व्यवहार या जिस भाषा रूप का व्यवहार पत्राचार, शिक्षा, सरकारी कामकाज एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान में समान स्तर पर होता है, वह उस भाषा का मानक रूप कहलाता है। आप समझ गए दोस्तों, मानक का अभिप्राय यही होता है, मानक स्टैंडर्ड लैंग्वेज यही होती हैं। आपके आदर्श, श्रेष्ठ अथवा परिनिष्ठित भाषा का जो रूप भाषा का प्रवक्ताओं और इनके अलावा जो अन्य भाषा भाषियों के आदर्श होते हैं, इनके माध्यम से उस भाषा को सीखते हैं। जिस भाषा रूप में हम व्यवहार करते हैं, पत्राचार या शिक्षा ग्रहण करते हैं, सरकारी कामकाज के लिए आप उपयोग करते हैं, हम सरकारी कामकाज के लिए जो आपके लेटर निकलते हैं एवं सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, ये समाज स्तर पर होता है, वह उस भाषा का मानक रूप कहलाता है। अब आइए नेक्स्ट में आपके मानक भाषा किसी देश अथवा राज्य की वह प्रतिनिधि तथा आदर्श भाषा होती है, जिसका प्रयोग वहाँ के शिक्षित वर्ग द्वारा अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, व्यापारिक व वैज्ञानिक तथा जो प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। ये दोस्तों आपके मानक भाषा स्टैंडर्ड लैंग्वेज हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपका जो कहा जा रहा है कि ये मानकीकरण क्या होता है कि मानक भाषा के विकास के 3 सोपान होते हैं। ये आपके पॉइंट समझ लीजिए, ये पॉइंट में आपका ये हेडिंग समझ लीजिए, क्योंकि आपको समझना है इसको। और ये समझ लीजिए मानकीकरण है, मानक भाषा ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज, और मानकीकरण के बारे में सीखने वाले यहाँ पे। मानकीकरण में आपके मानक भाषा के विकास में आपके 3 सोपान हो गए, मतलब 3 तरीके से ये आपके सोपान मतलब अलग अलग आपके भाग बांट दिए गए हैं। इसमें आपके जो मानकीकरण मानक भाषा के विकास के 3 सोपान हो गए। तो इसमें आपकी जो आई है बोली में आपके भाषा हो गए, मानक हो गए, फिर भाषा हो गए। तो किसी भाषा का ये बोलचाल के स्तर से ये ऊपर उठकर मानक रूप ग्रहण कर लेता है। मतलब जैसे काफ़ी विस्तृत रूप से आपके भाषाएं बोली जा रही हैं, ठीक है, विस्तृत रूप से बोली जा रहे हैं, तो ये आपके मानक हो गए, मानक रूप ग्रहण कर लेता है। तो विस्तृत में जैसे तकरीबन एक राज्य बोल रहा है और तकरीबन 2-4 राज्य और 10 राज्य और वो विस्तृत रूप आपका ग्रहण कर लिया, बोले जा रहे हैं, भाषा स्तर ये काफ़ी ऊपर उठकर ये मानक रूप ग्रहण कर लेता है। तो आपके ये मानकीकरण कहलाता है भाषा। तो प्रथम सोपान आपका ये बोली है, ठीक है, बोली, भाषा, मानक। तो ये आपकी ये भाषा में, तो प्रथम सोपान आपकी बोली हो गई। इसमें पहले स्तर पर ये आपका भाषा का मूल रूप है। तो आइए देखते हैं प्रथम जो आपकी बोली है। तो एक सीमित क्षेत्र में आपसी बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होने वाली बोली कहलाता है। देखिए अभी बताया ना दोस्तों, आपकी एक राज्य बोल रहा है, आपके राज्य या गांव या कस्बा कुछ भी आपके इसमें आपके बोल रहे हैं, तो बोलचाल में
इसमें जो प्रयुक्त होने वाली जो बोली है सॉरी दोस्तों, एक सीमित क्षेत्र में आपसी बोलचाल के रूप में आपकी प्रयुक्त होने वाली बोली का होता है जिसे स्थानीय, आंचलिक अथवा क्षेत्रीय बोली कहा जाता है। इसका शब्द भंडार आपके सीमित होता है, कोई नियमित व्याकरण नहीं होता। इसे शिक्षा, आधिकारिक कार्य, व्यवहार अथवा साहित्य का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। तो आइए द्वितीय सोपान में आपके भाषा आ गया। भाषा वही बोली कुछ विशेष भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व प्रशासनिक कारणों से अपना क्षेत्र विस्तार कर लेती है। उसका लिखित रूप विकसित होने लगता है और इसी कारण वह व्याकरणिक सांचे में ढलने लगती है और उसका प्रचार, शिक्षा, व्यापार, प्रशासनिक आदि में प्रयोग होने लगता है। तब वह बोली न रहकर आपका भाषा संज्ञा प्राप्त कर लेती है, भाषा की संज्ञा प्राप्त कर लेती है। अब आइए नेक्स्ट पर, आपका यहाँ पर तृतीय सोपान आ गया। तृतीय सोपान में आपकी मानक भाषा है। मानक भाषा में यह वह स्तर है जिस भाषा के प्रयोग क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो जाता है, वह एक आदर्श रूप ग्रहण कर लेती है। उसका परिनिष्ठित रूप होता है। उसकी अपनी शैक्षणिक, वाणिज्यिक, साहित्यिक, शास्त्रीय और तकनीकी एवं कानूनी शब्दावली होती है। इसी स्थिति में पहुंचकर भाषा मानक भाषा बन जाती है। समझ पा रहे हैं? जैसे आपके गांव हो गए, यहाँ सीमित रूप से आपकी बोली बोली जा रही है। इसके बाद ये भाषाएं आपकी बढ़ती गई, फैलती गई, विस्तृत होता गया, तो ये आपके भाषा बन गई। इसके बाद और विकास हुआ जो मानक भाषा का रूप ग्रहण कर लिया, और इसमें आपके शैक्षणिक, वाणिज्यिक, साहित्यिक, शास्त्रीय, तकनीकी एवं कानूनी शब्दावली का भी प्रयोग होने लगा। ये मानक भाषा बन जाती है और ये शुद्ध उच्चरित, उच्च स्तरीय, परिमार्जित आदि भी कहा जाता है। उच्च स्तरीय पर। तो दोस्तों अब आइए नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर देखिए, अब मानक भाषा के तत्व क्या होते हैं, ये पॉइंट है आपके। फर्स्ट में आपके ऐतिहासिक है, दूसरा आपका स्वायत्तता है, तीसरा आपका केंद्रमुखता है, और चौथा आपकी बहुसंख्यक, ये प्रयोगशीलता है, और पांचवा आपका सहजता, बोधगम्यता होता है। ये मानक भाषा के तत्व हैं। और व्याकरणिक सभ्यता, और फिर आपका सातवां सभ्यता नहीं दोस्तों, सम्यता है। व्यापारणिक सम्यता है, और सर्वविधि एक रूपता है। दोस्तों ये आपके 7 मानक भाषा के तत्व हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट आपके मानकीकरण का एक प्रमुख दोष यह है कि मानकीकरण करने से भाषा की स्थिरता आने लगती है। मानकीकरण करने से ये भाषा में स्थिरता आने लगती है, जिससे भाषा की गति अवरुद्ध हो जाती है ये मानकीकरण करने से। तो आइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में आपके क्या कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा के मानकीकरण की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। तो हिंदी भाषा के मानकीकरण की जो दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम में पहला देखिए क्या कहा जा रहा है कि इसमें हिंदी भाषा के जो मानकीकरण की आपकी दिशा है, इसमें उठाए गए महत्वपूर्ण कदम क्या क्या हैं। यहाँ पर 3 पॉइंट अभी सामने दिखाई दे रहा है, देखते हैं और कुछ पॉइंटें आगे बताई गई हैं क्या। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने क ख ग, फिर नुक्ता वाला ज, नुक्ता वाला फ, 5 अरबी फारसी ध्वनियाँ या ध्वनियों के लिए चिन्हों के नीचे नुक्ता लगाने का रिवाज आरंभ किया। दोस्तों क के नीचे भी शायद नुक्ता है, ख के, फिर ग के, ज के, फ के, ये 5 बताए गए हैं नुक्ता। तो दोस्तों इसमें ये जो नुक्ता लगा हुआ है, ये अरबी फारसी ध्वनियों के लिए, चिन्हों के लिए आपके ये नुक्ता लगाने का रिवाज आरंभ किए गए थे। ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने आपके ये नुक्ता का प्रयोग अरबी फारसी ध्वनियों के लिए ये चिन्हों के नुक्ते लगाने का रिवाज आरंभ किए थे। ये हिंदी भाषा के मानकीकरण की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगनीज के जरिए खड़ी बोली को व्यवहारिक रूप प्रदान करने का प्रयास किया। तीसरा पॉइंट, अयोध्या प्रसाद खत्री ने प्रचलित हिंदी को ठेठ हिंदी की संज्ञा दी और ठेठ हिंदी का प्रचार किया। उन्होंने खड़ी बोली को पद्य की भाषा बनाने के लिए आंदोलन चलाया।
समझ पा रहे हैं दोस्तों, ये आपके हिंदी के महत्वपूर्ण कदम है। अब आइए नेक्स्ट में यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में आपके चौथा भी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हिंदी भाषा के जो मानकीकरण की दृष्टि से ये द्विवेदी युग 1900 फिर 1920 सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था। ये सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली के मानकीकरण का सवाल सक्रिय रूप से और एक आंदोलन के रूप में उठाया और युग निर्माता द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के जरिए खड़ी बोली हिंदी के प्रत्येक अंग को गढ़ने संवारने का कार्य खुद तो बहुत लगन से किया ही, साथ ही अन्य भाषा साधकों को भी इस कार्य की ओर प्रवृत्त किया। द्विवेदी जी की प्रेरणा से कामता प्रसाद गुरु जी ने हिंदी व्याकरण के नाम से एक बृहद व्याकरण लिखे। अब आइए नेक्स्ट पर, यहाँ पर देखिए दोस्तों पांचवा महत्वपूर्ण है मानकीकरण में। तो आपके छायावाद युग में आइए। छायावाद युग में क्या कहा जा रहा था कि 1918 से लेकर 1936 वह छायादोत्तर युग आपका था, छायादोत्तर युग था। फिर इसमें आपके 1936 के बाद हिंदी के मानकीकरण की दिशा में कोई आंदोलनात्मक प्रयास तो नहीं हुआ, किंतु भाषा का मानक रूप अपने आप स्पष्ट होता चला गया। छठा पॉइंट देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 के बाद हिंदी के मानकीकरण पर नए सिरे से विचार विमर्श शुरू हुआ, क्योंकि संविधान ने इसे राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया, जिससे हिंदी पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ पड़ा। इस दिशा में दो संस्थाओं का विशेष योगदान रहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के माध्यम से भारतीय हिंदी परिषद का तथा शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी निदेशालय का, इसमें दोस्तों स्वतंत्रता के बाद काफ़ी उत्तरदायित्व आ पड़ा। 1947 के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के माध्यम से और भारतीय हिंदी परिषद, ये शिक्षा मंत्रालय अधीनस्थ कार्य केंद्रीय हिंदी के निदेशालय का। अब आइए नेक्स्ट पर, निदेशालय का भारतीय हिंदी परिषद। अब आइए भारतीय हिंदी परिषद में क्या हुआ था कि भाषा के सर्वागीण मानकीकरण का प्रश्न सबसे पहले 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने ही उठाया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसमें डॉक्टर हरदेव बाहरी, डॉक्टर ब्रजेश्वर शर्मा, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त आदि सदस्य थे। धीरेन्द्र वर्मा ने देवनागरी लिपि चिन्हों में एक रूपता, हरदेव बाहरी ने वर्ण विन्यास की समस्या, ब्रजेश्वर शर्मा ने हिंदी व्याकरण तथा माता प्रसाद गुप्त ने हिंदी शब्द भंडार का स्थितीकरण विषय पर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने लिपि के मानकीकरण पर अधिक ध्यान दिया और देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1983 ईस्वी का प्रकाशन किया। अब आइए नेक्स्ट पर, यहाँ पर नेक्स्ट में आपके विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। कब ये पूरा नोट करिए। तो उद्देश्य आपके यूएनओ की जो भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना, वह दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई नहीं दे रहा है। स्थान दिलाना का प्रचार प्रसार करना, तो ये आपका क्रम है, ये पहला है, ये दूसरा है। तो यहाँ पर आपका लिपि है और आयोजन स्थल। पहले में आपका जो पहला आपके ये विश्व सम्मेलन हुआ था यूएनओ की भाषा हिंदी को जब स्थान दिलाना व प्रचार प्रसार करना था, तो पहला आपका जब यूएनओ में आपका ये पहला 10 से 14 जनवरी 1975 ईस्वी में आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? यूएनओ में किया गया था। तो आपका जो आयोजन स्थल है आपका 10 से 14 जनवरी 1975 कहाँ हुआ था? ये नागपुर भारत में हुआ था। इनके अध्यक्ष शिवसागर। दोस्तों ये जो आपके विश्व हिंदी सम्मेलन थे, यूएनओ की भाषा हिंदी में प्रचार प्रसार दिलाना था, तो आपके जो ये आयोजन हुआ था, पहला आयोजन यूएनओ में ना होकर आपके यहाँ पर हुआ था। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। यूएनओ की जो भाषा में हिंदी को स्थान दिलाना व प्रचार प्रसार करना था, तो आपका जो पहला आपका आयोजन हुआ था 10 से 14 जनवरी के बीच में हुआ था। ये 1975 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? नागपुर में, ये भारत में हुआ था। इनके अध्यक्ष शिवसागर राम
गुलाम और मॉरिसन के तत्कालीन राष्ट्रपति उद्घाटन इंदिरा गांधी ने की थी। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। तो दूसरा आपका जो है आयोजन 28 से 30 अगस्त में हुआ था 1976 में। पोर्ट लुई ने ये मॉरिसन ने किया था। पोर्ट लुई ने, मॉरिसन ये आयोजन स्थल है। ये मॉरिसन कहाँ पे है पता नहीं दोस्तों, लेकिन जो है आपका ये पोर्ट लुई मॉरिसन में ये आयोजन स्थल है। तो ये मुझे लगता है मॉरिसन ये विदेश में हुआ था क्या, 28 से 30 अगस्त 1976 ईस्वी में। तो दोस्तों आप इसको थोड़ा सा मॉरिसन, पोर्ट लुई कहाँ पे हैं आप इनको सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो स्थल बताया गया था, आपको तो क्वेश्चन करना है, आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करना है। आप तो चाहे सीबीटी एग्जाम हो या आपके ऑफलाइन पेपर हो, आपके ऑप्शन ही आते हैं। लेकिन आपको जब भी ऑप्शन को दोस्तों पूर्ण तरीके से तो रटा नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ा सा आप क्या है थ्योरी आप देख पाएंगे तो आपके दिमाग में बना रहेगा, तो आप भूलेंगे नहीं। तो आपका ये दूसरा आयोजन आपके 28 से 30 अगस्त 1976 ईस्वी में पोर्ट लुई मॉरिसन में हुआ था। ये आपके आयोजन स्थल हैं। अब आइए नेक्स्ट पर, आपके क्रम में आपका तीसरा 28 से 30 अक्टूबर 1983 में हुआ था। ये आयोजन आपकी नई दिल्ली भारत में हुआ था। और चौथा आपका 2 से 4 दिसंबर 1993 पोर्ट लुई मॉरिसन में फिर हुआ था। फिर पाँचवा आपके 4 से 8 अप्रैल 1996 में हुआ था। ये पोर्ट ऑफ स्पेन में, ये ट्रिनिडाद एवं टोबैगो, ये पोर्ट ऑफ स्पेन। मतलब दोस्तों ये आपका पाँचवा जो है ना, आपके 4 से 8 अप्रैल 1996 ईस्वी में ये आपके पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ था। ये ट्रिनिडाद एवं टोबैगो में हुआ था, टोबैगो में। और छठा आपका जो है दोस्तों 14 से 18 सितंबर में हुआ था 1999, ये लंदन ब्रिटेन में हुआ था, लंदन ब्रिटेन में। ये सातवां आपके 5 से 9 जून 2003 में पारामारिबो में हुआ था। ये सूरीनाम से जाना जाता है, आयोजन स्थल है। तो आठवां आपका 13 से 15 जुलाई 2007 में न्यूयॉर्क में, ये अमेरिका में हुआ था। पारामारिबो ये सूरीनाम है, सूरीनाम आपका कोई स्थान होगा आयोजन स्थल का, और ये न्यूयॉर्क आपका अमेरिका है। आठवां आयोजन हुआ था 13 से 15 जुलाई 2007 में। नवा दोस्तों आपका 22 से 24 सितंबर 2012 में जोहान्सबर्ग ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। दोस्तों इतनी हिंदी को जो है आपको ये सम्मेलन हुआ था, आयोजन हुआ था। आयोजन स्थल का जो है कार्यक्रम ये यूएनओ में आपको ये जो है विस्तृत रूप से ये आपको ये भाषा का विस्तार करना था। तो 10 से 12 सितंबर 2015 भोपाल में, भारत में हुआ था। 10 से 12 सितंबर 2015 में भोपाल में। तो आइए नेक्स्ट दोस्तों, आपका ये जो है यहाँ पर आपका एंड होता है और ये आपका डिटेल्स कंप्लीट हो गया। अब आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, ये आपका डिटेल्स कंप्लीट हो गया दोस्तों। और जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।